हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने आपके लिए कुछ नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। जैसे इसके पहले जो हमारी वीडियो आपको मिल रही थी वो प्रैक्टिस सेशन था, चल रहा था, प्रैक्टिस सीरीज चल रहा था। इसमें हम आपके लिए कुछ नए, जैसे मान के चलिए हम एक अलग T20 सीरीज ला रहे हैं। और इसमें आपका जो साइंस है, जैसे आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें से हम सबसे मोस्ट हाईलाइटेड और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, हम उसको निकाल के ले आएंगे। और इस वीडियो में आपको हम कंटिन्यू इसमें कम से कम आपको हर टॉपिक पे वीडियो बना करके देंगे। उसमें से सारे जो टॉपिक हैं वो तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें से हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालेंगे और उस टॉपिक को आपको रिवीजन के फॉर्म में या आके हम आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में अगर साइंस से क्वेश्चन आता है तो लगभग आपका 70 से 80% जो आपका सिलेबस है वो वहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हमारा वीडियो ये T20 जो सीरीज है आप अपने एग्जाम के 10 दिन पहले भी, अगर एक हफ्ते पहले भी अगर आप देख लेंगे तो आपका 70 से 80% जो सिलेबस है वो आप कवर करके जाएंगे और वहां से आपका 70 से 80% जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हमारा न्यू सेशन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो जो आज आपकी जो पहली जो क्लास है वो मैं कोशिका से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दोस्तों बता दूं तो आज जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, उसमें अगर हम देखेंगे साइंस में जो हमारा बॉटनी वाला पार्ट है उस पार्ट में कोशिका से कई सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपसे कोशिका के बारे में, उसका कोशिका क्या होता है, उसके प्रकार कितने हैं, उसके बाद कोशिका की संरचना कैसी होती है, फिर कोशिका की संरचना में हम उसके अलग अलग पार्ट्स को भी समझेंगे और पढ़ेंगे कि उनके अलग अलग फंक्शंस क्या हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे सेल डिवीजन कैसे होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो इतना जाकर के हमारा पूरा जो कोशिका का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है वो तैयार होगा और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार होंगे। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का जो पढ़ाना है कोशिका, ठीक है, देखिए कोशिका यानी सेल। ठीक, देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि कोशिका क्या है। ठीक है, जैसे देखिए कोशिका हमारे जीवन की भौतिक इकाई होती है, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि इस पृथ्वी की अगर हम बात करें, चाहे जलीय बात करें चाहे स्थलीय बात करें, छोटे से बड़े जीव उनकी जो संरचना है वो सभी के एक कोशिका या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के ही बनी होती है। समझ रहे हैं आप। जैसे अगर मान लीजिए हम एक कोशिकीय जीव की बात करें, जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा यूग्लिना हो गया, है ना, पैरामीशियम हो गया। ठीक, पैरामीशियम, ये जो जीव हैं ये एक कोशिकीय जीव के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव के कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम बहुकोश की बात करें, अब बहुकोश की जैसे मान लीजिए मानव ले लिए। ठीक है, जो ह्यूमन जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे अब ऐसे बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के बारे में बात कर लीजिए। उसके बाद ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं, जानवरों के बारे में बात कर लीजिए। ठीक है, ये जो है ये बहुकोशिकीय कैटेगरी में आते हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये एक कोशिकीय कैटेगरी में आते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष इससे ये निकला कि ऐसे जीव जिनके जो शरीर है उनका निर्माण एक कोशिका से केवल मिलकर बना हुआ है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, हम कोशिका के एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है हम इसको जाने, इसकी खोज किसने किया था और ये कोशिकाओं के और जो फैक्ट निकल के आते हैं थोड़ा सा उसके हम बेसिक में हम जाने की हम उसको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोशिका क्या है हमने आपको बता दिया, ये हमारे जीवन की भौतिक इकाई है। उसके बाद अगर हम इसके खोज की बात करें कि खोज कोशिका की खोज कैसे हुई थी और किसने किया था। ठीक, तो आप लोग ये बात जरूर याद रखिएगा, जो कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट हुक।
है ना, रॉबर्ट हुक ने किया था। और आप लोग एक बात और याद रखिएगा, जो इन्होंने कोशिका का जो इन्होंने खोज किया था, ये जो थी ये डेड सेल थी, है ना, ये डेड सेल थी। डेड सेल मतलब जैसे मान लीजिए डेड सेल थी, जैसे मृत्यु कोशिका की इन्होंने खोज किया था, सबसे पहले तो किया था, लेकिन वो मृत्यु कोशिका थी। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था माइकोग्राफिया, ग्राफिया, माइकोग्राफिया। इसी पुस्तक में इन्होंने जो कोशिका खोजा था उसका पूरा वर्णन अपनी पुस्तक में किया था, माइकोग्राफिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कई बार ये बुक का नाम पूछा हुआ है कि माइकोग्राफिया नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। ठीक, कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका थी, डेड सेल थी, यानी मृत्यु कोशिका थी। क्लियर हो गया। और थोड़ा हम अगर आगे बढ़े तो आप लोग इसमें देखेंगे कि इन्होंने जो मृत्यु कोशिका डेड सेल की खोज की थी, लेकिन उसमें जैसे मान लीजिए अगर आपको हम बता दें, एक कार्क का वृक्ष था। किसका वृक्ष था, कार्क। ठीक है, एक वृक्ष है ये, कार्क का वृक्ष। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये पेड़ हो गया, यानी ये ट्री है, सपोज का ये कार्क का ही ट्री है। ठीक है, तो आप देखते होंगे ये जो बाहरी जो पार्ट होता है उसका, जिसको हम छाल कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं छाल। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, इस कार के वृक्ष का जो ऊपर वाला जो बाहरी जो लेयर था उसको उन्होंने किनारे पर निकाला। सपोज करिए इन्होंने ऐसे किनारे पर निकाला। ठीक, अब इसको इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसको देखा। तो जब इन्होंने इसमें देखा तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे ना बहुत सारे ऐसे कुछ ये जीव दिखाई दिए, इस तरीके से संरचना इनको दिखाई दी। ठीक है, और जब ये संरचना इसमें कुछ छोटी छोटी दिखाई दी तो इन्होंने इसका नाम दिया कोशा। क्या नाम दिया, कोशा। ठीक है, इन्होंने कोशा नाम दिया। और यही आगे चल के कोशा किसमें चेंज हो गया, कोशिका में चेंज हो गया। अब बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप बोलो जल्दी से। ठीक है, फिर से देखिए, कार का वृक्ष था, उन्होंने बाहरी जो आउटर सेल था उसको उन्होंने निकाला, इसको माइक्रोस्कोप से चेक किया तो इसमें कुछ छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, यही डेड सेल थी। ठीक है, और इसका इन्होंने नाम दिया था कोशा। और उसके बाद आगे चल के यही कोशिका नाम पड़ा। तो इस तरीके से तो कोशिका का जो खोजकर्ता पहला किसे माना जाता है, रॉबर्ट हुक को माना जाता है। ठीक, यहीं से कोशिका आपका निकल के आया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम आगे बढ़ें इसको और अगर देखें तो अब आपने ये तो समझ लिया कि जो डेड सेल यानी जो मृत कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी। तो बात ये भी तो निकल के आती है ना, तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था। तो जो जीवित कोशिका थी, जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज किया था लीवेनहॉक ने। ठीक है, सॉरी, लीवेनहॉक, है ना, लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने किया था किसका, जीवित कोशिका का खोज किया था। अब क्लियर हो गया, यानी जो मृत कोशिका थी वो रॉबर्ट हुक, और जो जीवित कोशिका थी खोज लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, आपको हम ये भी बता दें कि जो कोशिका होती है ये मानव शरीर या मानव जीवन या किसी भी एनिमल या जानवर के जो उनका शरीर है या फिर उनका जीवन, उसका भौतिक आधार या भौतिक इकाई माना जाता है कोशिका को। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े और, तो आपको हम पहले भी बता दिए कि कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, आपने ये भी समझ लिया। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इस पे कि कोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कोशिका के अगर हम प्रकार की बात करें, है ना, कोशिका के अगर हम प्रकार की बात करें तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या है, प्रोकैरियोटिक। ठीक, और एक है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका को अल्प विकसित कोशिका माना जाता है। ठीक है, ये अल्प विकसित कोशिका होती है या प्रारंभिक कोशिका होती है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता।
यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। और यहाँ से तीसरा फैक्ट ये है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है, जीवाणुओं में पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक नहीं होता है इसमें। उसके बाद ये अल्प विकसित कोशिका होती है। ठीक, तो ये आपके इतने 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए। ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, आपको इसको ध्यान से समझना होगा, तभी आप इसके क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लेगा आपसे, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, या फिर कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ये। ठीक, तो आपको, हमें लगता है कि आपको ये समझ में आया प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जो हमने अभी बताया। अब हम लौट के आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका पे। देखिए, आपने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा, अब इसी को आप पलट दीजिए यूकैरियोटिक कोशिका में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने प्रोकैरियोटिक में देखा कि इसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक है इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है। ठीक बात। उसके बाद अगर हम देखें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये अल्प विकसित कोशिका होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये विकसित कोशिका होती है ना, ये विकसित कोशिका होती है। और एक बात और, जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये जितने भी जीवाणु हैं चाहे विषाणु हैं, उन सभी को छोड़ करके, ठीक, उन सभी को छोड़ करके ये यूकैरियोटिक कोशिका सभी जीवों में पाई जाती है। मतलब जीवाणु विषाणु को छोड़ने के बाद जितने भी आपके जीव आते हैं उन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जैसे ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति है उसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और ये बिल्कुल विकसित कोशिका होती है और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? ये कोशिका के 2 प्रकार थे, है ना। अब हम कोशिका के बारे में और जानने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिका के बारे में हम अगर और जानने की कोशिश करें तो उसमें कुछ फैक्ट और निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे हम ये पूछें कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक, माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है सबसे छोटी होती है, जिसका आकार, अगर हम आकार भी लिख लें तो जिसका आकार होता है 0.1 माइक्रोन। ठीक है, 0.1 माइक्रोन। ठीक, अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो जो बड़ी कोशिका होती है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसमें इसकी जो कोशिका होती है सबसे बड़ी होती है। कितनी होती है? अगर हम इसके आकार की बात करें, तो ये होता है 170 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपसे अभी तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे छोटी कोशिका क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। अब ये क्वेश्चन ट्रेंड में उतना नहीं है, लेकिन एग्जामिनर की बात है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या पता उसके दिमाग में चल रहे चलो बेटा तुमने बड़ी रट लिया था कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हो सकता हो ये क्वेश्चन ना पूछे, इसको चेंज कर दे। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, ये जो इसका आकार है इसको आकार को याद रखना है। जैसे सबसे छोटी कोशिका का आकार क्या होता है? 0.1 माइक्रोन। क्लियर हुआ? जैसे सबसे बड़ी कोशिका का आकार कितना है? 170 मिलीमीटर। ये आपका बिल्कुल यूनिक फैक्ट है। बहुत सारे बच्चे बस यही रट लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। भैया ये तो बच्चा जान गया है। अब आप 4th क्लास के लड़के से पूछो, वो भी बता देगा। समझ रहे हैं? तो आपको अगर आज का कंपटीशन क्रैक करना है तो आपको कुछ यूनिक चीजें लेकर के चलनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट लेकर के चलना पड़ेगा, तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में और कुछ देखते हैं। तो जैसे अगर हम, ये आपको समझ में आया, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट पे। आपने देखा कोशिका की जो एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी, हमने आपको बताया कोशिका के बारे में, बताया कोशिका क्या होती है, इसका खोज किसने किया था, और कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, आपको हमने ये सारा कुछ क्लियर करा दिया।
हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे अब देखिए कोशिका खोज हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कुछ कोशिका के सिद्धांत दिए। आप समझ रहे हैं, उन्होंने कुछ कोशिका के सिद्धांत दिए, है ना। कोशिका के सिद्धांत, अब देखिए इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या था कोशिका के सिद्धांत। जैसे दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान, ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर के एक कोशिका का सिद्धांत दिया और इन्होंने अपने कोशिका में ये बताया कि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का जो शरीर है वो कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ है, कोशिका से मिलकर के ही हुआ है। और जो कोशिका है वो सभी जीवों के जीवन की एक भौतिक इकाई होती है और बिना कोशिका के किसी भी जीव का जो शरीर का जो निर्माण है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि बिना कोशिका के किसी भी जीव का शरीर नहीं बन सकता, ठीक। तो उन्होंने अपनी थियरी में ये तो दिया कि मतलब कोशिका के बिना मानव या किसी भी जीव का शरीर निर्माण नहीं हो सकता। उसके बाद में बात आई विषाणु की, ठीक है। विषाणु की बात आई यानी वायरस की। उसमें इन्होंने क्या कहा, तो जब इन्होंने कोशिका अपना सिद्धांत दे दिया तो फिर बाद में चीजें हुई तो इनके जो सिद्धांत थे इसको झुठलाया गया कि मतलब भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि सभी जीवों का जो शरीर है कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। समझ रहे हैं आप। तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई अगर ऐसी बात है सभी जीवों का शरीर कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ है तो अगर हम विषाणु की बात करें तो विषाणु का जो शरीर है वो कोशिका से तो बना ही नहीं है। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि सभी जीवों का जो शरीर है कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि जो विषाणु है, विषाणु का जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं पाता। मतलब ये है कि ये कोशिकाओं से भी बिल्कुल छोटे होते हैं। समझ रहे हैं। तो इसी वजह से जो कोशिका का सिद्धांत है इसको झुठला दिया गया। कैसे? विषाणु से, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि जो विषाणु है ये कोशिका के सिद्धांत का अपवाद है। अब आपका क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि कोशिका के सिद्धांत का अपवाद किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहते हैं, हम विषाणु को कहते हैं। क्लियर हुआ। तो इसका अपवाद कौन है, अपवाद विषाणु, ठीक है। इसका अपवाद क्या हो जाएगा, विषाणु। अब आपको यहाँ पे दो चीज याद रखना है। पहला क्या, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये क्वेश्चन अभी लगभग जानते हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अभी आपका जो ICAR और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कोशिका सिद्धांत के बारे में, ठीक। तो आपको ये याद रखना कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। उसके बाद अगर हम अपवाद की बात करें तो आपका यहां से क्वेश्चन निकलता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है, तो वो है विषाणु। ठीक बात, क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ेंगे और थोड़ा सा अगर हम बात करें, कोशिका का हमने जो है इसका जान लिया, कोशिका के प्रकार को जान लिया, कोशिका के बारे में जान लिया, उसके कोशिका सिद्धांत को हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा अगर हम और चर्चा करें, ठीक है। अब बात आती है कोशिका के संरचना की। जैसे देखिए आपको हम पहले बता दिए कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है। तो जैसे एक मानव शरीर है, अगर आप अपने शरीर की बात करें तो आपके शरीर में भी जैसे अलग अलग पार्ट्स हैं और अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे आपका हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, आपका लंग्स है वो जो एयर होता है उसको छानने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो किडनी है वो फिल्टर करती है ब्लड को। तो इस तरीके से जो सारे पार्ट्स हैं सबके अलग अलग फंक्शन हैं। जस्ट लाइक जो आपकी कोशिका है, कोशिका को भी इसके भी ऐसे ही पार्ट्स हैं और ये सभी पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। मतलब ये है कोशिका अपने आप में सर्वाइव करती है, समझ रहे हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं कई तरह की होती हैं आकार में, जैसे मान लीजिए कुछ गोल होंगी, कुछ ये आपकी चौड़ी होंगी, वर्गाकार, आयताकार, ऐसे बेलनाकार, इस तरह के ये पूरे शेप होते हैं कोशिकाओं के, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कोशिका की संरचना पे आते हैं।
मेरे कहने का मतलब ये था कि हम कोशिका के संरचना पे आते हैं। जैसे हमारे शरीर की एक संरचना होती है, इसके पार्ट्स होते हैं, सबके फंक्शन होते हैं, ऐसे ही जस्ट लाइक कोशिका के भी शरीर के संरचना है, उनके अलग अलग फंक्शन है, और उनके अलग अलग जो फंक्शन है क्या क्या है हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखिए इसको, सपोज करिए ये आपकी सेल है, ठीक, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख करके अगर बता दें तो ये आपकी ऐसी सेल है, और इसी सेल के अलग अलग कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम कोशिका संरचना देखें, ठीक, कोशिका की संरचना समझ गए। तो मान लीजिए ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर इसको हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक, केंद्रक कोशिका के सबसे बीच वाला पार्ट होता है, और ये जो कोशिका के जो बाहरी वाला जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, यानी इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? अब देखिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ना कुछ इस तरीके से ना संरचना पाई जाती है। ये गाढ़े कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, गाढ़े पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो गाढ़े पदार्थ होते हैं ये होते हैं कोशिका द्रव्य। क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म होते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। क्वेश्चन आपका ये बनता है, पहले मान लीजिए इसको हम देखें कोशिका झिल्ली को, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि कोशिका के बाहरी लेयर यानी बाहरी पार्ट को यानी बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए ये जो आपका बाहरी लेयर दिखाई दे रहा है ना, ये कोशिका झिल्ली होता है ना। अब पूछेगा आपसे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, कहाँ होता है? तो कोशिका में जो गाढ़ा पदार्थ होता है किसके किसके बीच? केंद्रक और कोशिका झिल्ली। देखिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली में जो गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के जो भी पोषक पदार्थ या पोषक तत्व होते हैं और जो इसके अंग होते हैं वो सभी कोशिका द्रव्य में ही मौजूद होते हैं। ठीक, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में मौजूद होते हैं। क्लियर हुआ? और इसके जो पार्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देती है, देखना गोल सी संरचना उसमें होगी, कुछ इस तरीके से जो होती है संरचना। अब इसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। क्या है ये? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम लाइसोसोम क्या करता है? जैसे देखिए हमारी बॉडी में भी एंजाइम होते हैं। एंजाइम का काम क्या है? जो हम भोजन पदार्थ जो भोजन पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स यानी वसा, तो वो सभी को क्या करते हैं, छोटे छोटे रूप में तोड़ के उसको पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, जिससे जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाती हैं। जस्ट लाइक कोशिका में भी ऐसे ही क्रिया होती है, और उसका जो कोशिका का अंग होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम बस इतना ही है कि वो एंजाइम को संश्लेषित करे। मतलब ये है कि अगर कोशिका के भोज्य पदार्थों में इसमें कुछ बाहर से कोई जीवाणु, बैक्टीरिया, जो भी विषाणु अगर आ जाते हैं तो ये एंजाइम क्या करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, और जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको पचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये कहाँ से स्रावित यानी किसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं? ये संश्लेषित किए जाते हैं लाइसोसोम से। क्लियर हो गया? अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो लाइसोसोम में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, उसमें होता है एंजाइम। ठीक, कभी कभी वो एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में स्रावित हो जाते हैं और वो थैली फट जाती है, और जैसे ही थैली फटती है वो जो एंजाइम है और अधिक मात्रा में बाहर निकल आते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये एंजाइम क्या करते हैं, अपने ही सेल को ना ये पचाने लगते हैं, अपने ही सेल को ये मारने लगते हैं, खत्म करने लगते हैं। तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आपसे यहीं से क्वेश्चन निकल का आता है, और पूछता भी है, पूछा भी है, पूछेगा भी कि कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? वो है लाइसोसोम। समझ गए? कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली। ठीक है,
आत्महत्या की थैली। और लाइसोसोम क्या करता है? एंजाइम का श्रावण करता है। ठीक, आपको ये दो फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं लाइसोसोम से, कि इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं और एंजाइम का श्रावण यहाँ से होता है लाइसोसोम से। ठीक बात। अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई दे रही है, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? जैसे देखिए, हम श्वसन करते हैं किसके द्वारा? जैसे फेफड़ा है, हमारा लंग्स है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये कोशिका में, इसका कोशिका का एक भाग होता है, श्वसन करता है। ठीक है, श्वसन करने के कारण ही इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहते हैं? जैसे देखिए, ये जो कोशिका होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो किसमें मौजूद होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमारे शरीर का अगर आप बात करेंगे तो जो कोशिका होती है उसमें जब ग्लूकोज, जब ऑक्सीकरण की क्रिया में टूटते हैं तो 1 ग्राम ग्लूकोज में टोटल आपके मैं बता दूं तो 38, ठीक है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। 1 ग्राम जब ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के ही फॉर्म में होती है। क्लियर? अब देखिए, अब 38 जो एटीपी हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर तो होते हैं पूरी तरीके से, लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस 38 एटीपी के कुल 34 एटीपी, कितने? 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, यानी आपको यहां से कम 2 फैक्ट याद रखने हैं। एक, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा शोषण किया जाता है, समझ गए? दूसरा ये कि कोशिका का जो पावर हाउस है किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और तीसरा एक और फैक्ट आप उसमें जोड़ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो वो होता है 34 एटीपी का निर्माण होता है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ते हैं और भी इसके पार्ट्स को हम देखते हैं। आपने ऐसी अभी तक किसको समझा? आपने लाइसोसोम को समझ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लिया, और उसके साथ साथ आपने कोशिका झिल्ली को देखा, ये कौन सा पार्ट होता है, कोशिका द्रव्य को देखा और केंद्रक को देखा। ठीक है, हम इसके अलावा थोड़ा सा और हम जो इसके पार्ट्स हैं आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे और उनके और कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक, देखिए, अब आपको मैं बता दूं कुछ इस तरीके की ना संरचना होती है, ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे गुच्छे के टाइप में होता है, जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर एक जैसे गुच्छे के टाइप में, ऐसे ही कुछ गुच्छे के टाइप में संरचना होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। ये क्या होता है? देखिए, जैसे आपने देखा जो लाइसोसोम क्या करता है? एंजाइम को संश्लेषित करता है। उसी तरीके से जो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना। जैसे अगर मान लीजिए कोशिका को अगर प्रोटीन ना मिले तो ये सर्वाइव कैसे करेगा? जो कोशिका के जो स्ट्रक्चर है ये डेवलप ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोशिका से ही बनता है ऊतक, यानी टिश्यू बनता है, और टिश्यू जब डेवलप करता है तो वो बनाता है अंग, और जब अंग बनता है शरीर का तो पूरी तरीके से शरीर का स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये है कोशिका, ठीक है, ये है कोशिका, कोशिका डेवलप हुई, इससे क्या बना? ऊतक। ठीक, ऊतक बना, और ऊतक जब डेवलप हुआ तो ये क्या बनाया? अंग, और जब अंग बन गए तो ये पूरा हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपको बस याद रखना है इतना। ठीक है, कोशिका डेवलप हुई, ऊतक बना, ऊतक डेवलप हुआ, अंग बना, और जब अंग डेवलप हुआ तो बन गया हमारा शरीर। ठीक, तो वो कैसे हुआ? क्योंकि आप देखेंगे ये जो ऊतक बनते हैं ये प्रोटीन से ही बनते हैं, प्रोटीन ही डेवलप होता है। समझ गए? जो हमारी बॉडी बिल्डिंग का जो अगर हम देखेंगे मूल रूप से जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन का ही होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है हमारी पूरी बॉडी में 50% हिस्सा केवल प्रोटीन का ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो कोशिका होती है, यानी जो सेल होती है,
सेल में जो राइबोसोम होता है, इसका जो अंग है सेल का, इसका काम बस ये यही है कि ये कहता भैया तुम प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करो, प्रोटीन बनाओ, उसके बाद हम लोग डेवलप करेंगे। समझ गए? तो ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा हुआ है, राइबोसोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, कई बार क्वेश्चन निकला हुआ है यहाँ से कि कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तो वो कहते हैं राइबोसोम को। ठीक, क्या करता है? प्रोटीन किसका जो क्या है संश्लेषित करता है। ठीक है, एक चीज और आपका यहाँ से निकलता है, आपने इसको लिख लिया होगा, कोशिका कोशिका विकसित होगी तो ऊतक बनाएगी, उसका अंग बनेगा, फिर शरीर बनेगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। अब इरेज करके आपको राइबोसोम के बारे में एक और फैक्ट बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और ये कौन सा जो होता है ये प्रोटीन, देखिए राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के होता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप लोग स्टार बना के इस फैक्ट को नोट डाउन करिएगा, है ना। अब यहाँ से राइबोसोम से क्या हुआ, प्रोटीन निकला, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोटीन जो राइबोसोम होता है ये किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ऐसे गुच्छे के रूप में ऐसे पाया जाता है कोशिका में। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बात करें हम। ठीक है, और आगे हम थोड़ा सा बात करें तो आपको हम बता दें, जैसे मान लीजिए राइबोसोम हो गया, अगर हम बात करें कुछ ऐसे ही संरचना, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कुछ छड़ के आकार में ऐसे संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये होता है गाल्जी का है। गाल्जी का क्या करता है, देखिए जैसे अब देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस देखते हैं हर चौराहे पे होता है, किधर से कौन सी गाड़ी आए, किधर से कौन गाड़ी, बस वो हाथ घुमाता है, हाथ देता है। ऐसे ही ये जो आपका गाल्जी का है, कोशिका के जो विभिन्न जो अंग हैं, विभिन्न अंगों तक कितनी मात्रा में कितने जो पोषक तत्व या पोषक पदार्थ हैं पहुंचने चाहिए, उन सभी को व्यवस्थित रूप से कौन करता है? गाल्जी काय। और इसीलिए गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो आपका बस यहाँ से इतना ही ये एक ही फैक्ट निकलता है कि कोशिका के किस अंग को यातायात प्रबंधक या फिर ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है, हम उसको देखते हैं। हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और हम लोग इसको इरेज करते हैं, एक और पार्ट को समझते हैं। चलिए ठीक, वो पार्ट क्या है? जैसे देखिए कुछ इस तरीके से संरचना होती है उसकी, इस तरीके से होता है। ये होता है तारक का, तारक का यानी सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? जैसे आप जानते होंगे जो कोशिका होती है ना, कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। ठीक, ये जो कोशिका विभाजन होता है उसमें जो सहायता उसकी कौन करता है? तारक का। तो तारक काय का यानी सेंट्रोसोम का काम इतना ही है, कोशिका जो विभाजन होती है उसमें उसकी सहायता करे। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? तारक काय। ठीक, तो ये पूरा दोस्तों कोशिका का स्ट्रक्चर था। हमने उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उनके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, हमने आपको ये सारे एक्सप्लेन कर दिए। और इम्पोर्टेंट कुछ और इफेक्ट आपको हमने बता दिए। अब हम थोड़ा सा अगर हम और बात करें, एक चीज इसमें और बचा हुआ है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जो आपको बीच में ये जो दिखाई दे रहा है। जैसे कोशिका के कोशिका द्रव्य मतलब गाढ़ा पदार्थ जो होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं,
उसी तरीके से केंद्रक में भी गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो केंद्रक होता है ना, ये कोशिका के पूरे शरीर, यानी जो कोशिका की संरचना में जो इसके सारे पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स के जो सभी फंक्शंस होते हैं, उन सभी फंक्शन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी सबका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, केंद्रक के हाथ में होता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं और हर पार्ट के जो अलग अलग फंक्शंस हैं, उन सभी फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ठीक बात। तो ऐसे ही केंद्रक भी कोशिका के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केंद्रक को। ठीक है, तो ये आपका पूरा कोशिका का संरचना था, पूरा स्ट्रक्चर था, ये हमने पढ़ा और समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरीके से समझ भी आया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और ये वीडियो ऐसा करिए कि हर ग्रामीण इलाके में पहुंचे, कोने कोने पहुंचे, कोने कोने गांव के बच्चा हमारी वीडियो को देखे और आगे बढ़े, और वो भी अपनी सफलता को प्राप्त करे। ठीक है, आप बस हमें सपोर्ट करिए, और हम आपके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके देंगे बच्चों कि आपका दिल खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात। तो आपका जो क्लास है बस यहाँ तक इतना ही है, और ऐसे ही हम एक नेक्स्ट पार्ट में आपको हम मिलेंगे। अभी आपने कोशिका के बारे में समझा, कोशिका की संरचना समझा, सारी जितने चीजें बेसिक थे हमने बता दिया। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा कोशिका विभाजन, यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, चीजें क्या होती हैं, उसमें आपको पूरा हम डिटेल डिस्कस करेंगे, और वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेशन था। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।